नमस्कार मेरे जितने विद्यार्थियों। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपसे एक हफ्ते बाद जो है यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर है। मुझे लगा सीसैट पर जो है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन से हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो चैलेंज फेस करते हैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के, तो उनको मदद मिल सकेगी। ठीक है, तो आज जो है सीसैट में हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस एक क्लैरिटी दे देंगे आपको कि किस तरीके से आपको सीसैट को हैंडल करना है लास्ट के 1 वीक में। ठीक है, एक थोड़ा सा एनालिसिस रहेगा, फिर मैथ्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए बेसिक न्यूमरेसी के, उसको देखेंगे। रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, मतलब कौन कौन से डोमेन से आए हैं उसको देखेंगे। लास्ट में 2025 यानी कि लास्ट ईयर के पीवाईक्यू का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, सो दैट वी कैन लर्न कि किस तरीके से सवाल सॉल्व किए जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और गलतियां कहाँ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर जो है पहले सीसैट का ये ट्रेंड देख लेते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड है ना, मतलब यूपीएससी किस फ्रेमवर्क के साथ सवाल पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो ये है कि 3 डोमेन होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथ्स। ठीक है, ये आपको बहुत फेमिलियरिटी है, तो इसके मतलब इनसाइड नहीं जाएंगे, इन डेप्थ नहीं जाएंगे, बट सवाल कहां से कितना आया है ये इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए। अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं, यहाँ पर ये 2017 में 30 सवाल आया था, 30, 26, 30, 25, 2021 में 27, 27, 27, 2024 में भी 27, 2025 में 29। तो मोर और लेस आपको ये पता है यहाँ पर कि 25 के ऊपर सवाल आने वाले हैं। ठीक है, अबाउट 25 क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसको छोड़ा नहीं जाएगा, इसीलिए इसके हम 4 सवाल लास्ट ईयर के भी सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे मैथ्स में ट्रबल फेस करते हैं, मैथ्स के सवाल नहीं बनते हैं, इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि अराउंड 90 to 95% ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस गेट करेक्टेड, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवाल गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब रीजनिंग की मैं बात कर लेता हूं, तो इसका ग्राफ लगातार गिरा है यहाँ पर। ठीक है, 22 सवाल आते थे, 22, 18, 13, 22, 18, 15, 15, 13। तो अब 2025 में आके जो है रीजनिंग से खाली 13 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ग्राफ भी देख सकते हैं, देखिए 2025 में सिर्फ 13 क्वेश्चन है, तो रीजनिंग से बहुत मदद नहीं मिलेगी। बट फिर भी यहाँ पर एक सहायता ये है आपके लिए कि भाई 29 प्लस 13, 42 क्वेश्चन जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस रीजनिंग से मिलकर आ रहे हैं। ठीक है, और इधर भी आप देखेंगे 27 प्लस 15। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कितने थे, 27, और यहाँ पर रीजनिंग से कितने हैं आपके 15, अगेन 42 क्वेश्चन। यानी कि जो पेपर है आपका 50% से ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग से आ रहा है, तो यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट के एक हफ्ते में मैथ्स में बहुत कुछ नहीं आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, बेटर क्या होगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, जिससे कि जो कट ऑफ है एटलीस्ट वो क्लियर हो जाए आपका। ठीक है, और ये हाई एंड गेम होता है, और फिर कुछ क्वेश्चन मैथ्स से भी बन जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं वो मैथ्स में ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिक्स है, 80 सवाल में से ये कॉम्पोजिशन रहा है। तो आपको फोकस आखिरी के एक हफ्ते किस पे करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे करना है, प्लस रीजनिंग जो है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है कि मोरलेस समझ जो बेसिक सवाल होते हैं वो सारे के सारे सही हो जाए यहाँ पर। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एनालिसिस जो है ये ओवरऑल एक फ्रेमवर्क बताता है आपको कि कहाँ से क्या आया है। ठीक है, अभी ये जो है मैथ्स और बेसिक न्यूमरेसी में सवाल कहां से आए हुए हैं, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो नंबर सिस्टम से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अभी 2025 में भी आप देखेंगे, ये 2025, तो यहाँ पर भी 23 सवाल आए हैं। टोटल नंबर सिस्टम में आज की डेट में 104 सवाल टोटल पूछे जा चुके हैं सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम से। यानी कि अगर लास्ट के मूवमेंट में लास्ट के एक हफ्ते में कुछ प्रैक्टिस भी करना है तो हम नंबर सिस्टम के लिए जाएंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए जाएंगे, जिससे 2019 ऑनवर्ड्स टिल 2025 23 क्वेश्चंस आए हैं। फिर एल्जेब्रा के जो सवाल होते हैं उसमें से 37 क्वेश्चन आए हुए हैं टोटल। ठीक है, तो यही 3 डोमेन है जिसपे सबसे ज्यादा आपको फोकस रखना है। ठीक है, बाकी जगह आप नोटिस करोगे तो ना के बराबर सवाल आए हैं। यू शुड नॉट इन्वेस्ट योर टाइम ऑन टू दैट, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर जो प्रैक्टिकली सामने आया हुआ है पेपर में उसके ही चांसेस वापस हैं कि भाई ये थॉट प्रोसेस के साथ यूपीएससी बढ़ रहा है। इट इज बेटर कि लास्ट के एक हफ्ते में आप नंबर सिस्टम का रिवीजन करिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का करिए और एल्जेब्रा का करिए।
ठीक है, इससे जुड़े हुए सवाल और फॉर्मूले थोड़े से देख लीजिए, प्रैक्टिस जो हो सके तो ठीक है, नहीं भी है तो एटलीस्ट कुछ फॉर्मूले देख कर आप चले जाइए, जो कि आपको डायरेक्टली आप क्वेश्चंस में अप्लाई करके हो सकता है सॉल्व करने का मौका मिले, और वो आपका वहां पर बैलेंस बिठा देगा। जो मैंने बताया था ना कि 42 क्वेश्चंस तो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग से आ रहे हैं, तो रिमेनिंग जो सवाल आएंगे बेसिक न्यूमरेसी और मैथ्स के, तो वहां पर इससे काफी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि बेसिक न्यूमरेसी भी बहुत सारे लोग आप में से कर लेंगे, लेकिन मैथ्स में चैलेंज आता है। मैथ्स में इन तीनों टॉपिक्स को छोड़कर मत जाइएगा किसी के लिए, उसमें भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन नंबर सिस्टम पे ज्यादा फोकस रखिए। फिर आगे बाकी आता कहां कहां से, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से आता है। यहाँ पर देख सकते हैं ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में बहुत सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम, इसमें भी बहुत सवाल नहीं है। तो यहाँ पर भी टोटल 6 सवाल आए हैं पिछले 5-6 साल में। कोई मतलब नहीं बनता है इसको बहुत प्रैक्टिस करने का। भाई 7 सालों में अगर 6 सवाल आ रहा है तो सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम अभी देखने का लॉजिक नहीं है। इसी तरीके से डीआई है आपका, डेटा इंटरप्रिटेशन, टीएसडी बोर्ड्स एंड ट्रेन्स के सवाल, टाइम एंड वर्क टाइप्स। तो मान लेते हैं इसमें से आ भी जाता है 1-2 क्वेश्चन और छूटता भी है तो भी बड़ी चीज नहीं है। आपका जो स्ट्रेंथ है वो आपको बिल्ड करके रखना चाहिए, जो कि लो हैंगिंग फ्रूट्स है। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अभी मैं डिस्कस करूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको पेपर में एक्चुअली सॉल्व करना है उसको। तो आई गेस मैथ्स को लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई होगी आपको कि किस तरीके के सवाल यहाँ पर आ रहे हैं, और आपको लास्ट में 1 हफ्ते के लिए क्या प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, ये रहेगा यहाँ पर। फिर इसके बाद हम चलते हैं इस वाले पे, हम आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग वाले पे। ठीक है, कि इसमें किस तरीके के सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं 2014 से लेकर 24 तक में। ठीक है, इसमें भी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा यहाँ पर पजल है। ठीक है, ये देखिए पजल है, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन है, इन्फरेंस और आर्गुमेंट बेस्ड स्टेटमेंट्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के सवाल हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, जैसे कि सीक्वेंशियल रैंक होती है ना, एक टेबल पे इतने लोग बैठे हैं, कौन किसके बगल में होगा, या आमने सामने आप 2 लाइनें बनी हुई है तो किसके बगल में कौन प्लेस्ड है, तो उसके हवाले से ऑर्डर एंड रैंकिंग है। ठीक है, तो ये मोर और लेस जो है यहाँ तक जो है क्लॉक तक ये ज्यादा से ज्यादा सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। तो मुझे लगता है इसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना चाहिए। ये जो आप यहाँ पर अगर ट्रेस करोगे तो ये टोटल यहाँ पर 12 सवाल इस तरीके से। ठीक है, तो पजल है, पजल से कितने सवाल आए टोटल 78 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जो है वो पजल्स पूछी गई हैं यूपीएससी के सीसैट पेपर में पिछले 10 साल के अंदर। ठीक है, तो आपको पजल पर फोकस रखना चाहिए। 78 क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए थ्रू आउट सबसे ज्यादा नंबर यही बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये पजल है। ठीक है, तो अगर कम हुआ भी है तो वो पजल ओवरऑल कम हुआ है, लेकिन सब उस जो कम होने में भी सबसे ज्यादा है तो वो यही है। फिर इसमें ओवरऑल अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो पहले लॉजिकल रीजनिंग से 33 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन, 33 मोर और लेस 30 के ऊपर आते थे। आज की डेट में कितना हो गया है, 20 से 21 के बीच में। ठीक है, या 24, 19, 21। तो रीजनिंग को इन्होंने घटा दिया है, कॉम्प्रिहेंशन को उसी के पैरेलली बढ़ा दिया है, और मैथ्स जो है मोर और लेस कांस्टेंट है, बेसिक न्यूमरेसी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो फोकस रखना है वो पजल बेस्ड क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, नेट से उठा लीजिए, यूट्यूब से पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत देख लीजिए किस तरीके से सॉल्व की जाती है, उससे आपको हेल्प मिलेगी। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड पीवाईक्यू जो आए हैं थोड़े से नजर आप डाल लीजिए कि भाई क्या कहना चाह रहा है, इसका आंसर क्या हो सकता है, इससे काफी हेल्प मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फाइनली बहुत टाइम नहीं है, चूंकि 1 हफ्ता बचा है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत टाइम आपका लेना चाहिए मुझे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये 2025 का सवाल है। ठीक है, 2025 में सीसैट में पूछे गए थे ये 4 क्वेश्चंस हैं, 2 पैसेजेस हैं, तो मुझे लगा थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है पेपर को, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को एड्रेस करने की, उसमें कभी भी पहले ये नहीं पढ़ा जाता, यानी कि पैसेज नहीं पढ़ा जाता है। यू शुड बी रीडिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द क्वेश्चंस। ठीक है, हमेशा याद रखिए जैसे ही पेपर मिले अगर पहला सवाल ये है, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका अप्रोच होना चाहिए कि आपको क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं, क्वेश्चंस में की थीम्स को पिक करते हैं, यानी कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं, और उसके बाद वापस से पैसेज रीड करते हैं, देन यू एस्टैब्लिश ए कोरिलेशन। ठीक है, इसमें आप हाइलाइटर का भी यूज कर सकते हैं, और इवेंचुअली पेन भी आपके पास ब्लैक एंड ब्लू होते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं वाइल राइटिंग द पेपर। ठीक है, आप कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। पहला चीज क्या है कि हर पैसेज में ऑलमोस्ट एक क्रिटिकल मैसेज पूछते हैं कि इसका ओवरऑल एसेंस क्या है या क्रिटिकल मैसेज क्या है जो पैसेज देना चाहता है। ठीक है, तो आप इसमें 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये बिल्कुल मत देखिए पहली बार में। ठीक है, आपने जैसे ही ये देखा कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रिटिकल मैसेज जो है वो क्या कहना चाह रहा है, तो आप इसमें पहला ऑप्शन देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नॉट एन इशू टू बी वरीड अबाउट व्हेन सम पीपल डिपेंड ऑन इकोसिस्टम्स फॉर देयर लाइवलीहुड। तो मोटा मोटी क्या कहना चाह रहा है,
की पॉइंट जो होते हैं आपको वो इसके यहाँ पर मार्क करने चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम है और लाइवलीहुड की बात हो रही है। तो पहले ऑप्शन में क्या है, आप क्वेश्चन पेपर में भी यही करोगे, पहले ऑप्शन में की वर्ड्स को मार्क कर लो, क्योंकि उन्हीं से कोरिलेशन हम बिठाएंगे वाइल रीडिंग द पैसेज, तो उससे हमको तुरंत तुरंत आंसर की तरफ जाने में मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। पहले में कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है, नॉट एन इशू टू बी वरीड अबाउट व्हेन पीपल और डिपेंडिंग ऑन इकोसिस्टम फॉर देयर लाइवलीहुड, ठीक है। पहला ये। दूसरा क्या, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की देखिए यहाँ पर बात हो रही है, फॉरेस्ट के इट गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट। दूसरा स्टेटमेंट इसमें क्या था, फंडामेंटल राइट की बात हो रही थी, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। हम ये भी देखेंगे कि क्या इसमें कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट की बात दी गई है या नहीं दी गई है। मैंने तो चूंकि पहले से ये पढ़ा हुआ है अभी, तो मुझे पता है कि कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन इसमें दिया गया था, लेकिन फंडामेंटल राइट कहीं भी नहीं दिया गया है। तो आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसे टर्म्स जो इसमें बिल्कुल नहीं, मतलब पैसेज में नहीं दिए गए और इसमें यूज किए जा रहे हैं, वो वाले स्टेटमेंट्स मोर और लेस ऑटोमेटिकली गलत हो जाते हैं। यहाँ पर ये भी गलती ही है। तीसरा क्या, सस्टेनेंस ऑफ लाइवलीहुड एंड डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम, इसके बीच में रिलेशनशिप की बात की है, यानी कि लाइवलीहुड और इकोसिस्टम, इसके बीच में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। तो ये आपने तीसरा पॉइंट पढ़ा। चौथा क्या है, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन का, अगेन क्योंकि 2-3 बार शायद इसमें यूज हुआ है कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, तो उन्होंने ट्रैप करने का कोशिश किया है कि स्टूडेंट कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन से अननेसेसरी कोरिलेशन बिठा के टिक मार सकता है ऑप्शन, क्योंकि यार हाँ दिया हुआ है पैसेज में तो हो सकता है इसका मतलब हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप रीड करोगे, मीनिंग समझोगे, तब आंसर की तरफ जाओगे। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन और इकोसिस्टम से शुड बी कंप्लीटली स्टॉप्ड, ठीक है। अब यहाँ पे शुड बी कंप्लीटली, देखिए एक टर्म यहाँ पर दिया हुआ है, तो जनरली हमेशा मार्क करना चाहिए जब पढ़ रहे हो आप, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन शुड बी कंप्लीटली स्टॉप्ड, ये दूसरा टर्म हो जाएगा इसमें। अब इसी के चलते अभी भी पैसेज हम नहीं देखेंगे, हम दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस, यहाँ पे देखिए अजम्पशंस है। अजम्पशंस को हमेशा ब्रॉड माइंडेड मैनर में लिया जाता है कि हो सकता है जो कहना चाह रहा है उसकी एप्लीकेबिलिटी हो रही हो। पहला स्टेटमेंट क्या है, नो कंट्री नीड्स टू डिपेंड ऑन इकोसिस्टम्स टू बूस्ट नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम की बात हो रही है, कोई भी कंट्री की बात हो रही है कि कोई भी कंट्री डिपेंडेंट नहीं है इकोसिस्टम्स पे अपने नेशनल इनकम को बूस्ट करने के लिए। तो नेशनल इनकम एज ए टर्म आप इसमें ढूंढोगे पैसेज में। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है, रिसोर्स रिच कंट्रीज नीड टू शेयर देयर रिसोर्सेज विद दोज ऑफ स्कांट रिसोर्सेज सो एज टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो रिसोर्स रिच कंट्रीज की बात हो रही है, अगेन डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम की बात हो रही है। दूसरा पैसेज, मतलब दूसरा क्वेश्चन ये है पैसेज बेस्ड। अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ कोरिलेशन बैठेगा हमारा। अब हम स्टार्ट करते हैं इधर से, ठीक है। तो maintaining an ecosystem just to conserve biodiversity will affect its commercial potential as well as the livelihoods dependent on the ecosystem। तो अगर इकोसिस्टम को मेंटेन करना है, कंजर्व करना है, तो उसके लिए एक तो उसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करने में दिक्कत आएगी, साथ ही लाइवलीहुड, जो लोग डिपेंडेंट है उसके ऊपर, उनके लाइवलीहुड को भी नुकसान पहुंचेगा। देयर इज ऑल्सो अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूजिंग एन इकोसिस्टम ओनली फॉर लाइवलीहुड फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन और स्ट्रिक्टली फॉर कंजर्वेशन। तो एक कॉन्फ्लिक्ट है कि भाई कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के बीच में, लाइवलीहुड्स के बीच में और उसके कंजर्वेशन के बीच में, कि भाई सारी चीजें एक टाइम पे नहीं हो सकती हैं। अगर कमर्शियली एक्सप्लॉइट करोगे तो कंजर्वेशन नहीं होगा, कंजर्व करोगे तो कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं कर पाओगे, लोग जो लाइवलीहुड पे डिपेंडेंट है उनको वहां से निकालना पड़ेगा, बफर जोन क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये मोटा बाटी इसका मीनिंग है। अब यहाँ पर जैसे ही ये चीज हम पढ़ रहे हैं, तो पहली चीज क्या है, यहाँ पर आप ऑप्शन से कोरिलेट करना को देखिए यहाँ पर कि क्या क्या चीजें मिल रही हैं। अब एक बार तुरंत जो है, जैसे ही आपने कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन पढ़ा, तो जुड़े हुए चीजों को आप देखिए, यहाँ पे भी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन था, यहाँ पे भी था, तो तुरंत एक बार रीड करने की कोशिश करिए कि ऑप्शन बी और डी कहीं ना कहीं से मैच तो नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर पूरा रीड करिए यहाँ से, डिफॉरेस्टेशन कॉज्ड ड्यू टू कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन will lead to indirect harm like floods, siltation problems, and microclimatic instability, apart from adversely affecting livelihoods dependent on forests. These conflicts are particularly acute in developing countries where the dependence of people on the ecosystem is significant and commercial exploitation has the potential to boost national income. National income हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कहीं ना कहीं देखा था, ठीक है। तो नेशनल इनकम को बूस्ट करने की बात देखिए यहाँ पर की जा रही है, और ये जो नेशनल इनकम को हमने देखा था, ये यहाँ पर देखिए मार्क को रखा था। तो यानी कि इससे तुरंत तुरंत हम जजमेंट तक आते हैं कि भाई यहाँ पर क्या लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है। तो पेपर सॉल्व करते टाइम आप तुरंत मार्क करेंगे। अगर ये क्वेश्चन 2 का सवाल है तो यहाँ पर 2 नंबर डाल दीजिए। अगर क्वेश्चन 1 से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन कहीं मिल रही थी आपको, तो यहाँ पर 1 नंबर आप डाल दीजिए। अब तुरंत मैच द फॉलोइंग करवा लीजिए कि कौन सी चीज किससे मैच कर रही है पैसेज में और यहाँ पर, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा था, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी is not an issue to be worried about when some people depend on ecosystems for their livelihood।
ऐसा नहीं है, ये बता रहा है कि नॉट एन इश्यू टू बी वरीड अबाउट, लेकिन ऊपर क्या बोल रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट किस चीज में, कि या तो कंजर्वेशन हो पाएगा या फिर लाइवलीहुड चल पाएगी। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। इसी तरीके से दूसरा स्टेटमेंट क्या था, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। क्या कहीं पे भी फंडामेंटल राइट की बात हुई है, नहीं हुई है, तो फिर ये स्टेटमेंट भी एज इट इज गलत हो जाएगा। मैंने पहले भी काटा था, लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कोरिलेशन है कि फंडामेंटल राइट की बात नहीं हो रही तो क्रिटिकल मैसेज उसके बारे में कैसे आ सकता है पैसेज से, आउटराइटली गलत हो जाएगा ये। तीसरा क्या, सस्टेनेंस ऑफ लाइवलीहुड एंड डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम व्हाइल बीइंग टुगेदर एक्सरबेट वन अनदर लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इम्बैलेंस। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट और इम्बैलेंस की बात कर रहा है और कह रहा है कि अगर लाइवलीहुड बचाओगे तो कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वही बात थी ना कि कंजर्वेशन होगा तो लाइवलीहुड नहीं बचेगा आपका। तो इन्होंने उल्टा करके इन्होंने पेश कर दिया है ऑप्शन सी में। इसकी संभावना बन रही है यहाँ पर कि भाई ये जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये सही हो सकता है। जस्ट इन्होंने रिवर्सल ऑफ लैंग्वेज किया। तो ये भी याद रखिएगा कि जो पैसेज में दिया गया है उसके एज इट इज हो सकता है लाइन ना लिखी हो, लेकिन पैसेज का जो मैसेज जा रहा है उसके जस्ट उलट पुलट करके वो जो है जस्ट उल्टा करके उन्होंने फ्रेम कर दिया दूसरी लैंग्वेज में, तो वो हो सकता है आंसर आपका सही हो। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। सस्टेनेंस। चौथा क्या था, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोसिस्टम्स शुड बी कंप्लीटली स्टॉप। कहीं भी कंप्लीटली स्टॉप करने की बात नहीं की गई है, तो चौथा भी ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। पहला दूसरा चौथा ऑटोमेटिकली गलत हो रहा है क्योंकि उनसे जुड़ी हुई बात ही नहीं की गई है इसके अंदर, ठीक है, या तो उल्टी बात की गई है। यहाँ पर क्या बात की गई है सी वाले में, वो जस्टिफाइड है कि उन्होंने लैंग्वेज कोई और यूज की थी, बस उसका उल्टा करके यहाँ पर लिख दिया, तो सी आंसर इसका हो जाता है। इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एजम्पशंस की जब बात हो रही है तो नो कंट्री नीड्स टू डिपेंड ऑन इकोसिस्टम्स टू बूस्ट नेशनल इनकम। किसी कंट्री को भी अपने इकोसिस्टम्स पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है अपने नेशनल इनकम को बूस्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही थी अभी, यहाँ पर जो नेशनल इनकम मैंने दूसरा नंबर लिखा था, यानी दूसरा क्वेश्चन था, तो उसमें क्या था, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हैज द पोटेंशियल टू बूस्ट नेशनल इनकम। अब ये कह रहा है कि इकोसिस्टम पे कैसी भी डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बोलता है पैसेज का लास्ट लाइन, कि भैया इकोसिस्टम को कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करोगे तो उसमें पोटेंशियल है नेशनल इनकम को बूस्ट करने का, यानी असम्पशन गलत हो जाता है। रिसोर्स रिच कंट्रीज नीड टू शेयर देयर रिसोर्सेज। अब पहली चीज तो रिसोर्स रिच कंट्रीज की कहीं भी बात हुई है क्या इसके अंदर, बात नहीं हुई है। तो एजम्पशन तो आप उन चीजों पे बात करोगे ना जिनके बारे में बात हुई हो, ठीक है, फिर उनका इन्फ्रेंस डिड्यूस किया जाता है कि भाई हाँ ठीक है इन पे बात हुई है, क्या ये ऐसा कह रहे हैं या क्या अज्यूम किया जा सकता है। भाई जिसके बारे में बात ही नहीं हुई है तो मतलब इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में पैसेज में, तो आप वो स्टेटमेंट तो वैसे भी गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप पूरा पढ़ते हो, वापस से एक नजर डालते हो, कहीं ऐसा कुछ लिखा है नहीं मिलेगा, आप इसको भी गलत मान के चलो। आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द अबव assumptions इज आर वैलिड, नन ऑफ द अबव, ठीक है, यानी नीदर वन नॉर टू, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगेन अनदर पैसेज, फिर इसमें भी हम सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैज द बेस्ट रिफ्लेक्ट्स सेंट्रल आइडिया। यहाँ पर सेंट्रल आइडिया की बात कर रहे हैं। पहला क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज एसेंशियल फॉर ट्रांजिशन टू ग्रीन ग्रोथ। तो यहाँ पर टर्म्स क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ग्रीन ग्रोथ। आप भी ऐसे ही पेपर में मार्क कर लेना जिससे कि कीवर्ड्स याद रहे, वही कीवर्ड्स आप यहाँ पे खोजते हो, उनसे जुड़ा हुआ जो मिलता है उसके बेसिस पर आप आंसर्स अपने मार्क करते हो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एसेंशियल फॉर ट्रांजिशन टू ग्रीन ग्रोथ। सेकंड क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज इंटेंसली लिंक्ड टू पाथ डिपेंडेंट इनोवेशंस। थर्ड क्या था, कंट्रीज विद लार्ज, यहाँ पे देखिए इंटेंसली लिंक्ड जो लिखा हुआ ये इंपॉर्टेंट है, एक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, एक इंटेंसली, एक पाथ डिपेंडेंट इनोवेशन, ये टर्म्स है। फिर तीसरा ऑप्शन, कंट्रीज विद लार्ज इकोनॉमीज आर इन ए बेटर पोजीशन टू अडॉप्ट ग्रीन टेक्नोलॉजीज। लार्ज इकोनॉमीज की बात की जा रही है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने की बात चल रही है तीसरे में। चौथा क्या है, टाइमिंग प्लेज ए क्रूशियल रोल इन केस ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यानी कि टाइमिंग एक टर्म है, उसकी बात हो रही है ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, एजम्पशंस की, इसमें भी बात हो रही है। पहला क्या है, पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स विल इवेंचुअली मोस्ट लाइकली बेनिफिट ग्रोथ एज वेल एज पब्लिक फाइनेंसेस इन ए कंट्री, ठीक है, ग्रोथ की बात हो रही है, पब्लिक फाइनेंसेस बढ़ेंगे अगर हम पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि इन्वॉल्व करते हैं, बढ़ाते हैं इसका स्कोप। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ स्टेटमेंट, इफ अदर ग्रीन टेक्नोलॉजीज फॉलो द सेम पैटर्न एज दैट ऑफ सोलर एनर्जी देयर विल मोस्ट लाइकली बी एन इजी ग्रीन ट्रांजिशन। अगर दूसरी ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है सोलर एनर्जी जैसे ही फॉलो करती है तो फिर यहाँ पर ग्रीन ट्रांजिशन इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेन टर्म्स क्या आता है, अदर ग्रीन टेक्नोलॉजीज, सोलर एनर्जी और इजी ट्रांजिशन, ठीक है, इजी ट्रांजिशन ग्रीन, ठीक है।
अब ये पूरा स्टेटमेंट था आपका, मैं यहाँ पर टाइम ले रहा हूं क्योंकि समझाना है, अदरवाइज आप फटाफट इसमें मार्क करते हो कीवर्ड्स को अपने और तुरंत ही मैच करवाते हो पैसेज से। अब यहाँ पर पैसेज का मीनिंग देख लेते हैं पूरी बार में, एक बार ग्लिम्स ले लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। History of renewable energy suggests there is a steep learning curve, meaning that as more is produced, costs fall rapidly because of economies of scale and learning by doing. Economies of scale कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था इसमें, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं economies of scale, ये था नंबर 1, ठीक है, ये नंबर 1 हो गया हमारा। फिर यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 था यहाँ पे ना, लेकिन हमारे लिए इस पैसेज का तो क्वेश्चन 1 है, तो इस तरीके से मैंने 1 लिख दिया यहाँ पर, या 3 भी आप लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। फिर द, और इसके बाद द फर्म्स ग्रीन इनोवेशन, ये 1, द फर्म्स ग्रीन इनोवेशन इज पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट होने की भी बात हुई थी, और ये कहां पर बात हुई है, देखिए पाथ डिपेंडेंट यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो अब इससे जुड़ा हुआ हमको सवाल यहाँ पे उठाना होगा, लेकिन एक बार पूरा रीड कर लेते हैं, और यहाँ पर भी लिख देते हैं 1, और इसके साथ में यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में भी देखिए आपका पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट, तो 2 भी लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है अपन। फिर आगे बढ़ते हैं, द फर्म्स ग्रीन इनोवेशन इज पाथ डिपेंडेंट, the more a firm does, the more it is likely to do in the future. The strongest evidence for this is the collapse in the price of solar energy, ठीक है, सोलर एनर्जी की भी कहीं ना कहीं बात हुई थी, कहां पर, यहाँ पर बात हुई थी, ठीक है। तो ये चौथे नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी इसको लिख दीजिए चौथा, which became about 90% cheaper during 2010, ठीक है, और repeatedly beating forecast. Moving early and gradually gives economies more time to adjust. टाइम कहीं ना कहीं था, टाइम यहाँ पर लिखा हुआ था, तो इसको लिख के रखेंगे, moving early and gradually gives economies, और इसको भी मैं यहाँ पर भी इसको क्वेश्चन नंबर ये 2 ही मान के चल रहा हूँ क्योंकि चौथा था, और ये 1 मान के चल रहा हूँ इसका। फिर टाइम टू एडजस्ट, अलाउिंग देम टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट विदाउट मच डिस्ट्रक्शन, a late more chaotic transition is possible, ठीक है। मोटा मोटी कहना क्या चाह रहा है, ये पूरा का पूरा आपने पढ़ा, अब इसको दोबारा आपने यहाँ पे मार्किंग की है कि किस क्वेश्चन का कहां पर दिया हुआ है पार्ट, फिर वो क्वेश्चन आप देखते हो, वो पार्ट पे तुरंत जाते हो। यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि यहाँ पर सेंट्रल थीम क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज एसेंशियल फॉर ट्रांजिशन टू ग्रीन ग्रोथ, क्या यहाँ पर ऐसा कुछ कह रहा है। History of renewable energy suggests there is a steep learning curve, meaning that as more is produced, costs fall rapidly because of economies of scale and learning by doing. कहीं पे एसेंशियल ट्रांजिशन की बात हो रही है, नहीं हो रही है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिखा जा रहा है कि कॉस्ट घटेंगी, ठीक है। Modern technological progress is intensely linked to path-dependent innovations. मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल, मेरे हिसाब से कहीं भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है, हिस्ट्री और ये पूरा का पूरा हमने पढ़ा हुआ है अभी, और इसमें कहीं भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का एज सच इसके कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पाथ डिपेंडेंट इनोवेशन, ये पाथ डिपेंडेंट था, ये ग्रीन इनोवेशन था, ये दूसरा जो स्टेटमेंट था, मतलब ये पहला भी मैंने लिख रखा है, यानी कि पहले का ही दूसरा ऑप्शन है, ये दूसरा इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है क्योंकि यहाँ पर भी पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, लेकिन मे भी इनोवेशन से जुड़ा हो, तो 1 और 2 दोनों लिखा हुआ है इसी कॉन्टेक्स्ट में। The firm's green innovation is path dependent. The more a firm does, the more it is likely to do in the future. ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज इंटेंसली लिंक्ड टू पाथ डिपेंडेंट इनोवेशंस। क्या इंटेंसली है यहाँ पर, जरूरत है नहीं है भाई, यहाँ पर आपने कंप्लीटली देखा था कि कंप्लीटली स्टॉप्ड करके था, स्टेटमेंट गलत हो रहा है, यहाँ पे इंटेंसली लिखा है, लेकिन कहीं से भी ऐसा कोरिलेशन पैसेज में नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाता है। कंट्रीज विद लार्ज इकोनॉमीज आर इन बेटर पोजीशन टू अडॉप्ट ग्रीन टेक्नोलॉजीज। अब लार्ज इकोनॉमीज पे मार्क किया हमने, पूरे पैसेज में कहीं भी लार्ज इकोनॉमीज नहीं मिला, गलत हो जाता है। टाइमिंग प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द केस ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है, टाइमिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये लास्ट में जो आप देखोगे, यहाँ पर टाइम को तो हमने गोला मार दिया था, लेकिन इसके बाद आप देखिए यहाँ से यहाँ तक में, मूविंग अर्ली एंड ग्रेजुअली गिव्स इकोनॉमीज मोर टाइम टू एडजस्ट, allowing them to reap the benefits of path dependent green investment without much disruption। और ओवरऑल लास्ट लाइन जो है वो यहाँ पर आंसर दे रही है कहीं ना कहीं, अ लेट मोर chaotic transition is costlier, इसलिए बता रहा है कि भैया टाइमिंग जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी तो हो सकता है एडेप्टेबिलिटी घट जाए। ओवरऑल यहाँ पर भी जब सोलर एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा था, द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फॉर दिस इज द कोलैप्स इन द प्राइस ऑफ सोलर एनर्जी व्हिच बिकेम अबाउट 90% चीपर ड्यूरिंग द 2010 रिपीटेडली बीटिंग फोरकास्ट। तो ये ओवरऑल जो है टाइमिंग को लेकर यहाँ पर बात हो रही है,
इस तरीके से यहाँ पर ये वाला जो आंसर है आपका ये सही हो जाता है, ठीक है, टाइमिंग वाला। तो है क्या कि आप कोरिलेशंस बिठाने होते हैं, मतलब मेन मुद्दा ही कोरिलेशन बिठाने का है कि ऑप्शंस यहाँ पर क्या दिए गए हैं, उनमें की टर्म्स क्या है, वो की टर्म्स पैसेज में किस तरीके से दिए गए हैं और उसमें क्या कोरिलेशन बैठ रहा है, जिसमें नहीं बैठ रहा है वो आउटराइटली रिजेक्ट होते चले जाते हैं और जो आंसर बीच में मिल जाएगा आपको आप उसको टिक मार देते हो। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं, assumptions वाला अगेन, path dependent green investments will eventually most likely benefit growth as well as public finances in a country like India। अब यहाँ पर पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही थी और ये ओवरऑल क्या बता रहा है कि इकोनॉमीज को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे देता है, बेनिफिट देता है, और किस कॉन्टेक्स्ट में देता है, पब्लिक फाइनेंसेस या ग्रोथ के, ये ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा है। बट हमको एज्यूम जब यहाँ पर करना है तो आउटराइटली यहाँ पर क्या कह रखा है इन्होंने कि भैया ओवरऑल बेनिफिट देता है, तो ओवरऑल बेनिफिट की बात हो रही है, ऐसा कोई सिंगल टर्म नहीं है जिसको निगेट किया जा सके यहाँ पर, ठीक है। अगर कॉस्ट यहाँ पर जो है वो बेनिफिट देगा तो ये पब्लिक फाइनेंस के लिए ही कहीं ना कहीं बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इकोनॉमीज को ज्यादा से ज्यादा टाइम देगा और डिसरप्शन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आप जाओगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है, कॉस्ट जो है रैपिडली गिरेंगे यहाँ पर। तो ये इस तरीके से जो इसका अजम्पशन है वो लिया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट, तो शुरुआत से लेकर एंड तक आप पाओगे तो ये मैसेज कहीं ना कहीं कन्वे कर रहा है, ठीक है, कि ये अज्यूम किया जा सकता है कि भाई अगर टाइमली चीजें की जाएंगी, पाथ डिपेंडेंट क्लियर कट ऑर्गेनाइज मैनर में बढ़ेंगे आगे, तो ये डेफिनेटली पब्लिक फाइनेंसेस के थ्रू भी, इकोनॉमीज और स्केल के थ्रू भी मदद करेगा नॉर्मल इकोनॉमीज के। तो उसमें लाइक इंडिया इन्होंने लिख दिया है, अगर स्पेसिफिकली इंडिया लिख देते हैं ना कि इन पर्टिकुलर इंडिया, तो फिर शायद ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, असम्पशन गलत हो जाता है। लेकिन इन जेनरिक इन्होंने लिखा है कि लाइक इंडिया, लाइक नेदरलैंड्स भी लिख देते तो भी हो सकता है ये सही हो जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने कोई एडवांस इकोनॉमीज की बात नहीं की है, वहां पे भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि रिसोर्स रिच है या एडवांस्ड है या वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड है। तो नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में लिख दिया, नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में अज्यूम करके माना जा सकता है कि हाँ ग्रीन इन्वेस्टमेंट सही होगा, तो बेनिफिट पहुंचाएगा। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, if other green technologies follow the same pattern as that of solar energy, there will most likely be an easy green transition। तो बाकी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि इन्होंने सोलर एनर्जी की ग्रोथ की बात की है और बाकियों की भी बात की है, तो ये देखने को रहता है कि इसको यूपीएससी मानता है या नहीं मानता है। लेकिन इन ऑल प्रोबेबिलिटी अजम्पशंस की अगर मैं बात करूं तो अज्यूम किया जा सकता है अदर ग्रीन टेक्नोलॉजीज को। बट यहाँ पर आप देखोगे history of renewable energy suggests costs fall rapidly because of economies of scale, the firm green innovation path more likely in the future, strongest evidence of this collapse in the price of this। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स ओवरऑल देखिए बात नहीं की गई है, तो इफ अदर ग्रीन टेक्नोलॉजीज फॉलो द सेम पैटर्न एज दैट ऑफ सोलर एनर्जी विल मोस्ट लाइकली टू बी एन इजी ग्रीन ट्रांजिशन। ओवरऑल देखिए इसकी बात नहीं की गई है, किसी भी और तरीके की ग्रीन इकोनॉमी या टेक्नोलॉजी की बात नहीं की गई है। एजम्पशन माना जा सकता है, नहीं माना जा सकता है। अब जो कॉल लेनी होती है कि भाई क्या करें इस सूरत में, ठीक है, तो उसी टाइम पर जो आप कॉल लेते हैं उससे डिसाइड हो जाता है कि भाई आंसर सही निकलेगा या नहीं निकलेगा। जब अदर ग्रीन टेक्नोलॉजीज और सोलर एनर्जी के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं दिया गया है, तो आप मान के चल सकते हैं कि भाई इसका आंसर जो है खाली पहला सही और दूसरा गलत हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्टिव है, जब तक यूपीएससी का नहीं आता है और वो उनके अकॉर्डिंग ही सोल्यूशन हो जाता है, और उसमें भी कई बार क्वेश्चन उठते हैं, बट ठीक है वो उनका फाइनल लिस्ट होता है। बट यहाँ पर अगर जो मेरा एनालिसिस कहता है कि भाई है ना दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वो एक बॉन्डिंग नहीं दिखाई जा रही है दूसरी ग्रीन टेक्नोलॉजीज और सोलर एनर्जी के बीच में, तो फिर इसका एजम्पशन करना इस टर्म की वजह से गलत होगा। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर जो है इसका 1 होना चाहिए, 1 ओनली, ठीक है। अब इस तरीके से यू नीड टू कम अक्रॉस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जब आप कर रहे हो 27 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन मिल रहे हैं, इट मीन्स कि ठीक ठाक टाइम आपको मिल रहा है और ठीक ठाक नंबर वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं जो आप सही तरीके से सॉल्व करके नंबर पा सकते हो, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ क्लियर करना है। और इन नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर 27 आ रहे हैं, 27 में से 24 सही कर रहे हो, 23 सही कर रहे हो, बहुत अच्छे चांसेस आपके बन जाते हैं कट ऑफ क्लियर करने के, क्योंकि मैथ्स ट्रिकी है, बहुत लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती है, जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के होते हैं उनको फियर बना रहता है, तो कम से कम इस पे कंट्रोल कर लो। कैसे करना है मैंने बता दिया है, पहले सवाल पढ़ो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को मार्क करो, पैसेज पढ़ो, पढ़ते पढ़ते जो जो टर्म्स तुमको सवाल में मिले थे उनको वहां पे नंबरिंग कर दो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जो जो क्वेश्चन के अंदर थे
फिर उसके बाद एंड तक मार्क करते चले जाओ, फिर एक बार पूरा जस्ट जिस्ट ऊपर से पढ़ लो, यानी कि एसेंस समझ लो, फिर वापस से कोरिलेशन बिठाते हुए आंसर्स मार्क करते चले जाओ। दिस इज हाउ यू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि काइंड ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। पहले क्वेश्चंस पढ़िए फिर पैसेज पढ़िए। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि सबसे पहले वो पैसेज पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन पैसेज को शुरुआत में पढ़ने में सबसे बड़ा नुकसान ये है, आपको नहीं पता व्हाट यू आर गोइंग टू, व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, है ना, मतलब आपको क्या चाहिए उसमें से आपको नहीं पता। क्वेश्चंस देखो तो देन यू नो कि पैसेज में से मुझे क्या चाहिए। ये सबसे बड़ा एसेंस है इस चीज का। आई गेस इसी के साथ कंक्लूड करते हैं, बहुत टाइम नहीं है आप लोगों के पास। आई वोंट टेक मच टाइम ईदर, क्योंकि एक हफ्ते का टाइम बचा है, बट हाँ हो सकता है कि सीसैट से इससे आपको मदद मिले। रीजनिंग पे थोड़ा फोकस कर लो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगेन इस तरीके से सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लो जो लोग नहीं करते आए हैं। कुछ लोग हो सकता है कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हो, तो इट इज गुड टू गो फॉर। और इसी के साथ कंक्लूड करते हैं सेशन। एंड जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे से पढ़ो, और यार कोई दिक्कत लगे तो फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, एंड ईमेल भी कर सकते हो, जो तुम्हें सही लगे जैसे भी, ठीक है। चलो, गुड लक फॉर द स्टडीज, एक हफ्ते जम के पढ़ो। थैंक यू।